मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ज्योग्राफी के 9 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम ज्योग्राफी का 10th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा नया चैप्टर है, हमारा 10th चैप्टर है आज ज्योग्राफी का। इसकी हेडिंग है मानव बस्ती। तो देखिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर उस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मानव बस्ती मतलब जहाँ पर मानव रहते हैं, लोगों के रहने का जो स्थान है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो बस्तियाँ होती हैं वो क्या है, 2 प्रकार की होती हैं। उन्हें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है नगरीय बस्तियाँ और एक होती है शहरीय बस्तियाँ। देखिए ये रहा, एक होता है ग्रामीण और एक शहरीय। तो हम इन दोनों के बारे में ही अलग अलग डिस्कस करेंगे कि ग्रामीण बस्तियाँ कौन सी होती है और नगरीय बस्तियाँ कौन सी होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बस्ती किसे कहते हैं। तो देखिए, हम सभी क्या हैं, मतलब किस में रहते हैं, हम सभी अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं और हम अपने घरों मकानों में रहते हैं, घरों के समूह में रहते हैं। तो जैसे जहाँ पे बहुत सारे घर आपस में मिल जाते हैं तो इससे क्या है, हमारा पूरा मोहल्ला बन जाता है। जब कई मोहल्ले मिल जाते हैं तो इससे क्या है, गाँव बनता है, गाँव से नगर या शहर बनता है। तो ये सभी क्या है बेटा, मानव बस्ती के उदाहरण कहलाते हैं। तो जो मानव, तो अगर इसको साधारण भाषा में बताया जाए तो बस्ती क्या होता है, मानव बस्ती किसे कहते हैं, एक स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे मानव बस्ती कहते हैं। ऐसा स्थान जहाँ पर मनुष्य रहता है, मानव रहता है, उसे मानव की बस्ती कहा जाता है। तो नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए जब हमारा मकान ख़राब हो जाता है, उसमें टूट फूट हो जाती है या पुराना हो जाता है तो हम उसे क्या रिपेयर करवा के उसे मतलब फिर से बदल सकते हैं, उसका रूप बदल सकते हैं। लेकिन जो बस्तियां हैं वो क्या है, वो बदली नहीं जा सकती, वो उसमें बढ़ोतरी तो हो सकती है, वहाँ पे निरंतर क्या है, और लोग आएंगे, वो और बड़ी होती जाएगी। लेकिन कुछ बस्तियां अस्थायी भी होती हैं। मतलब कुछ बस्तियां कैसी होती हैं, कुछ समय के लिए होती हैं और फिर वो कुछ समय बाद वहाँ से ख़त्म करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे जो शिफ्टिंग कल्चर होता है, जो शिफ्टिंग कृषि होती है, खेती होती है, उसके अंदर यही स्थानांतरण कृषि जिसे कहा जाता है, उसमें यही होता है। उसमें जो लोग होते हैं, जो मतलब दूसरे एरिया से आते हैं, वो वहाँ आकर बस जाते हैं, कुछ समय के लिए वो वहाँ रहते हैं, अपनी बस्ती बनाते हैं, कृषि वगैरह करते हैं और फिर उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो उसे अस्थायी बस्ती कहा जाता है। तो देखिए, जो मुख्यतः बस्ती हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है बेटा ग्रामीण बस्तियाँ और सेकंड होती है नगरीय बस्तियाँ। अब देखिए, जो ग्रामीण बस्तियाँ वो क्या है, नगरीय बस्तियाँ क्या है, तो हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो जो ग्रामीण बस्तियाँ, अब हम सब ये क्या सोचेंगे, जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो तो छोटी होती हैं, नगरीय बस्तियाँ बड़ी होती हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। बल्कि भारत और चीन, देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया गया, भारत और चीन जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, उनके अंदर कई गांव, देखिए ग्राम मतलब गांव ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो यूरोप और अमेरिका के जो बड़े बड़े नगर हैं उनसे भी अधिक है। इस बात को समझो बेटा ध्यान से, कि कहने को हम लोग जैसे गांव और नगर या शहर का नाम आता है तो उसमें क्या कहते हैं, गाँव तो छोटे छोटे होते हैं, शहर बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। अब हमारे भारत के अंदर, चाइना के अंदर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है, जिनका एरिया जो है वो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, इनके अंदर जो नगर हैं उन नगरों से भी ज़्यादा है। तो ये कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो गांव हैं वो छोटे हों, नगर बड़े हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका उल्टा भी हो सकता है। तो ये आपको एग्जाम्पल देकर बताया है। तो अब आगे देखिए बेटा, जो ज़्यादातर जो गांव के लोग होते हैं वो क्या है, प्राथमिक जो व्यवसाय होते हैं उसे अपनाना पसंद करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है बेटा, जैसे कृषि करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन कार्य, पशुपालन, मतलब ये सारे किसमें आते हैं, प्राथमिक गतिविधियों में आते हैं। तो जो गाँव के लोग हैं वो तो मुख्यतः यही कार्य करते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं वह द्वितीय या तृतीय व्यवसाय से संबंधित होते हैं। उनके जो कार्य होते हैं वो या तो द्वितीय गतिविधियों से संबंधित होते हैं या तृतीय गतिविधियों से संबंधित होते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस प्रकार के कार्य को अपना रहे हैं। अब देखिए बेटा, एक इसमें टॉपिक आया उपनगरीयकरण। तो देखिए उपनगरीयकरण क्या होता है, इसमें क्या बताया है बेटा, यह एक नवीन प्रवृत्ति, मतलब एक नई प्रवृत्ति है जिसके अंदर क्या है, जो मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर
स्वच्छ और खुले क्षेत्रों में जाकर रह रही हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जो ज़्यादातर लोग क्या है बेटा, वो मतलब शहर के अंदर क्या है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तंग गलियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा आबादी होती है, तो वो उस तंग एरिया को छोड़कर वो खुले वातावरण में जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। होता वो शहर ही है, वो गांव नहीं होता है, बट वो शहर के बाहर का एरिया होता है, जो अभी कम डेवलप हुआ है, जहाँ पर अभी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है। जैसे अब हुड्डा वगैरह होता है, हुड्डा है, सेक्टर 4 है, बाईपास है, तो जैसे हम बोलते हैं ना, तो इन एरियाज़ के अंदर क्या है, अभी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रहना तो पसंद करते हैं शहर में, लेकिन शहर की वो खिचपिच में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो उस भीड़ भरे इलाके से बाहर जाकर खुले एरिया में जाकर रहना पसंद करते हैं। तो उससे क्या कहा जाता है, उसे उपनगरीकरण कहा जाता है। समझ में आया बेटा? मतलब नगर तो होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, वो खुला एरिया होता है, स्वच्छ वातावरण होता है, तो ऐसे एरिया में जाकर रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसे उपनगरीकरण कहा जाता है। आगे देखिए बेटा, अब देखिए, जो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है, उनके द्वारा जो कार्य हैं वो मैंने आपको बता दी। जो गांव के लोग हैं वो प्राथमिक कार्यों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो शहर के लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए ज़्यादा हैं। तो उनको क्या है, उनके पास जो सुविधाएं होती हैं, जो सुविधाएं विकसित देशों के अंदर गाँवों में पाई जाती हैं, वैसी सुविधाएं विकासशील देशों के गाँव में मतलब दुर्लभ होती हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, जो विकसित देश हैं, जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी, जैसे अमेरिका है, जापान है, यूरोप है, तो इनके अंदर क्या है, जो गांव के अंदर जो सुविधाएं पाई जाती है, वो सुविधाएं हमारे भारत जैसे देश के अंदर, जो विकासशील देश है, इस भारत जैसे देश के अंदर उन गाँव में वो सुविधाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये नेचुरल सी है बेटा। देखिए, जिसका जितना डेवलपमेंट होगा उस वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, जैसा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बस्तियों के प्रकार या प्रतिरूप। मतलब जो बस्तियाँ अभी तक हम पढ़कर आए हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बस्ती, मतलब जो बस्तियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो बस्तियों के प्रकार देखिए, आकार या आकृति के आधार पर बस्तियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो सबसे फर्स्ट आती है बेटा सहंत बस्ती। अब देखिए, सहंत बस्ती क्या होता है। सहंत बस्तियों के अंदर जो मकान होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास पास बनाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल बिच्चे बिच्चे होते हैं। वो क्या कहलाती है बेटा, वो सहंत बस्तियां कहलाती हैं। वो क्या होती हैं, वो सहंत बस्तियां कहलाती हैं। देखिए, जैसे ये सहंत बस्ती का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये इसका डायग्राम है बेटा। देखिए, ये सहंत बस्ती का डायग्राम। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, सहंत बस्ती के अंदर जो सहंत बस्तियां हैं उसमें यही बताया गया है कि इसके अंदर देखिए, जो आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, देखिए सारे जो घर हैं वो क्या है, बिल्कुल पास पास हैं। देखिए, बिल्कुल सटे हुए घर बने होते हैं, वो क्या कहलाती है, सहंत बस्ती कहलाती है, जिसमें जो घर होते हैं बिल्कुल समीप होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। अब इसका देखिए, इस प्रकार की जो बस्तियां होती हैं वो नदी घाटी के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होती है, जहाँ पर क्या है, मतलब खेती ज़्यादा होती है, उपजाऊ होता है एरिया, या नदियाँ होती हैं, उस एरिया के अंदर क्या है, ऐसे क्षेत्र बस जाते हैं, जिसे क्या है, सहंत बस्तियाँ कहा जाता है। सेकंड आता है बेटा प्रकीर्ण बस्तियाँ। प्रकीर्ण बस्तियाँ देखो, इसमें क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। इसके अंदर जो मकान होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और ये बस्तियाँ क्या है, मोस्टली खेतों के अंदर। ये खेतों के अंदर क्या है, कहीं कहीं कोई कोई मकान दिखाई देता है, और जैसे पूजा स्थल है, बाजार, मतलब कोई मंदिर है, बाजार है, इन बस्तियों के साथ साथ, मतलब अगर कोई बाजार है तो उसके आसपास 2-4 घर पाए जाएंगे, फिर वो बाकी सारा एरिया खाली होगा। मंदिर है तो उसके पास 2-4 घर पाए जाएंगे, बाकी एरिया खाली होगा। मतलब इसके अंदर क्या है, मकान दूर दूर होते हैं। तो ये इसके दो टाइप से बेटा, सहंत बस्ती और प्रकीर्ण। सहंत में क्या है, बिल्कुल पास पास होते हैं, और प्रकीर्ण के अंदर मकान दूर दूर होते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए जैसे 3-4 मकान यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर ये अकेला है, देखिए एक मकान यहाँ पर है। इस प्रकार से इसके अंदर क्या है बेटा, अभी देखिए 2 मकान यहाँ दिखाई दे, मतलब कहीं कहीं कोई कोई मकान आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बिच्चे बिच्चे मकान नहीं होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, प्रकीर्ण बस्तियाँ कहलाती हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। अब देखिए बेटा, अब जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसके बारे में अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ग्रामीण बस्तियां क्या होती है, इसके नाम से ही पता लग रहा है। ग्रामीण बस्तियां जो गांव के अधिक निकट होती हैं, जिसके अंदर गांव की जो जनता होती है वो ज़्यादा बस्ती है, वो क्या कहलाती है, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या मैंने अभी बताया था, वो प्राथमिक कार्य करते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, मछली पालन, ये इनके मुख्य व्यवसाय होते हैं। इन बस्तियों का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, क्योंकि गांव का आकार छोटा होता है। और इन बस्तियों को प्रभावित करने वाले देखिए कारक होते हैं। कौन कौन से कारक हैं, देखिए
इसके ग्रामीण बस्ती का इसके कारक देखिए बेटा कौन कौन से। सबसे फर्स्ट कारक आता है जल आपूर्ति। जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके अंदर सबसे पहला कारक आता है जल आपूर्ति। नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए जो पानी है वो हम सभी क्या है, बेसिक नीड है। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। तो जहाँ पर गांव के अंदर जिन एरियाज़ के अंदर नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, झरने होते हैं या तालाब होते हैं, वहाँ पर क्या है, पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसलिए ऐसे स्थान के ऊपर क्या है, जो लोग हैं वो अपना घर बनाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो पानी है वो आप सभी को पता है हम सभी की बेसिक नीड है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा दिन हम जो जितने भी कार्य करते हैं, हर प्रकार के कार्य के लिए हमें पानी की, जल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ऐसे स्थानों के ऊपर लोगों की संख्या ज़्यादा मिलेगी, बस्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी जहाँ पर क्या है, पानी के स्रोत ज़्यादा पाए जाते हैं। ओके बेटा, आगे देखिए इसके अलावा जो पानी के स्रोत हैं वहाँ पर क्या है, जो लोग वो गांव के लोग मछली पकड़ते हैं, नाव चलाते हैं, झील के लिए झीलों का यातायात के लिए प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या उनकी आजीविका का साधन भी उन्हें मिल जाता है। तो इसलिए जो गांव के लोग हैं, जो गांव की बस्तियाँ ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में होंगी जहाँ पर जल की पूरी मात्रा होगी। सेकंड आता है बेटा भूमि। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है भूमि। देखो रहने के लिए, बस्ती बनाने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए हम सभी को ज़मीन की आवश्यकता होती है। बिना ज़मीन के तो हम लोग कोई भी मकान नहीं बना सकते। तो जो हर इंसान है वो ऐसी जगह पर बसना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर क्या है, उसे जो कृषि के लिए, क्योंकि देखिए जो गाँव के लोग हैं वो क्या है, उनका मेन मुख्य व्यवसाय क्या है बेटा, कृषि है। तो गांव के जो लोग हैं वो ऐसे एरियाज़ को पसंद करते हैं जहाँ पर क्या है, खुला एरिया हो, जहाँ पर वो आसानी से कृषि कर सके, खेती कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें, अपनी और अपने परिवार का पेट पाल सकें। तो मोस्टली जो गांव होते हैं वो खुले एरियाज़ के अंदर होते हैं। वहाँ पर क्या है, बहुत दूर दूर तक क्या है, जो खेत होते हैं वो काफ़ी एरिया तक फैले होते हैं और बहुत बड़े बड़े वहाँ पर खेत पाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो आसानी से कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये था बेटा सेकंड पॉइंट, भूमि। जहाँ पर भूमि आसानी से मिलती है वहाँ पर क्या है, जो गाँव के लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, उच्च भूमि के क्षेत्र। अब थर्ड पॉइंट में क्या आता है, उच्च भूमि के क्षेत्र। तो ऐसे एरियाज़ को क्या है, लोग मतलब इसलिए चुनते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मान लो बाढ़ वगैरह आ जाती है तो बाढ़ के समय के अंदर क्या है, जो मकान हैं, गांव के जो मकान हैं वो क्या है, कच्चे मकान होते हैं और वो बह जाते हैं, बाढ़ के पानी के साथ बह जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, ऐसे मतलब तकलीफ़ों से बचने के लिए, ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए जो लोग हैं वो ऐसे एरियाज़ को चूज़ करते हैं जो थोड़ा सा ऊंचाई पर हो, मतलब ऊंची भूमि को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे इसमें देखो डायग्राम में दिखा भी रखा है बेटा आपको, ये देखिए किस प्रकार से मकान बनाए गए हैं। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, नीचे देखिए कितना ऊंचा करके बनाया गया है इसको। देखिए सारे जितने भी मकान हैं सारे ऐसे नीचे, मतलब क्या है, बाढ़ वगैरह आती पानी इनके नीचे से बह जाता है, इनके मकानों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, उच्च भूमि वाले क्षेत्र। मतलब जहाँ पर उच्च भूमि होती है वहाँ पर उस एरियाज़ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा क्या दिया गया है, क्योंकि देखिए जो उष्ण कटिबंधीय दलदली क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो मैंने अभी दिखाया ना आपको डायग्राम में, स्तंभ, इसे स्तंभ कहा जाए, मतलब लकड़ियों के ऊपर मकान को बनाते हैं, नीचे लकड़ी का स्टैंड बनाकर। इससे क्या है, बाढ़ या कीड़े मकोड़ों से आसानी से बचा जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है गृह निर्माण सामग्री। ये भी देखिए बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखिए आप लोग क्या बता सकते हो, इसमें गृह निर्माण इसके नाम से पता लग रहा है, जब हम घर बनाते हैं तो हमें मतलब घर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो जैसे लकड़ी है, पत्थर है, घास फूस है, तो बहुत सारी चीज़ें, सीमेंट है, ईंट वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जहाँ जिस जगह पर आसानी से ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं, सभी लोग क्या है वहाँ पर जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उन्हें इन चीज़ों की लिए परेशानी उठानी नहीं पड़ती है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चीन के लोयस क्षेत्र में जो वहाँ के निवासी थे वो कंदराएँ होती हैं, गुफाओं में मकान बनाकर रहना पसंद करते थे। और उसके अलावा अफ्रीका के जो सवाना प्रदेश थे वहाँ पे क्या है, जो कच्ची ईंट के मकान बनाए जाते थे। और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में एक्सिमो जनजाति वो
हिमखंडों यानी कि वो बर्फ़ के ऊपर ही मकान अपने इग्लू का निर्माण बनाकर रहते थे। मतलब जहाँ पर उन्हें जो सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है वो ऐसे एरिया के अंदर जाकर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वहाँ पर क्या है धीरे धीरे बस्ती बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा सुरक्षा। अब देखिए सुरक्षा भी क्या है इसके अंदर, इसका ये एक प्रमुख कारक है। तो सुरक्षा के अंदर देखिए क्या बताया गया है, जैसे हमारे देश के ऊपर क्या है आए दिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं क्या है वो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में जाकर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर क्या है जो हमारे दुश्मन है वो हमें क्या है नुकसान ना पहुंचा सके। तो आजकल तो क्या है बेटा ऐसा कोई एरिया ही नहीं है, आजकल तो हर जगह क्या है मानव बस्तियां बस गई हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है। तो आजकल तो क्या है हर जगह जहाँ पर जगह मिलती है वहीं पर जाकर रहना या वहीं पे जाके हमें अपना मकान बनाकर रहना पड़ता है, क्योंकि आजकल जगह कम पड़ गई है, लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है। लेकिन जब पहले क्या था लोग कम थे और जगह बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय के में बताया गया कि लोग ऐसी ऐसी जगह को चूज़ करना ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये तो थे बेटा जो बस्तियां बनाने के लिए मतलब लोगों को बस्ती बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण कारक जो उन्हें प्रभावित करते थे। आगे आती है बेटा नेक्स्ट हेडिंग हमारी नियोजित बस्तियां। देखिए नियोजित बस्तियां क्या होती हैं, तो नियोजित बस्तियों के अंदर देखिए इस तरह की जो बस्तियां होती हैं वो सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। मतलब लोगों द्वारा इन बस्तियों का चयन क्या है लोगों द्वारा नहीं किया जाता, मतलब सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। और सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे रहने के लिए आवास, पानी, इसके अलावा और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से इन्हें मुहैया कराई जाती, सरकार की तरफ से दी जाती। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नियोजित बस्तियां कहा जाता है। ये होती है बेटा नियोजित बस्तियां। आगे देखिए ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। अब जो ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है वो क्या होता है, इसके अंदर क्या दर्शाया गया है, ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप में जो मकानों की जो स्थिति होती है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित होती है। गांव की जो आकृति होती है इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। गांव की जो स्थिति होती है मतलब वहाँ पर क्या होता है वहाँ के जो मुख्य भूभाग है इसमें मुख्य स्थान रखते हैं। मतलब गांव के अंदर जो मकान होते हैं बेटा आप कभी जाकर देखना लगभग काफ़ी कुछ क्या है उनका ना सिमिलैरिटीज़ पाई जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है इससे मतलब एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो इसके ऊपर क्या कई मापदंडों के आधार पर इसे मापा जा सकता है। जैसे देखिए डायग्राम दिखाया गया है तो इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं विन्यास के आधार पर। जो विन्यास के आधार पर उसमें मैदानी गांव, पठारी गांव, तटीय गांव, वन गांव और मरुस्थलीय गांव, ये विन्यास के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। सेकंड है बेटा कार्य के आधार पर, जैसे कृषि ग्राम, मछुआरों के गांव, मतलब वहाँ पे क्या सारे मछुआरे होंगे, कृषि वालों किसान होंगे, लकड़हारे यानी यहाँ पे सारे लकड़हारे होंगे, पशुपालक वहाँ पे सारे पशुओं को पालने वाले होंगे। ये होता है कार्य के आधार पर जो इनका डिवीज़न किया गया है। नेक्स्ट है बस्तियों की आकृति के आधार पर। थर्ड पॉइंट है बस्ती, इसमें क्या है कई प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। जैसे मैं आपको अभी डायग्राम में समझाती हूँ, जैसे की आकार की, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी आकार की, चौकपट्टी, दोहरेगाम, ये सारी अलग अलग आकृतियाँ बताई गई हैं। ये आपको अभी मैं दिखाती हूँ। नेक्स्ट है बेटा रैखिक प्रतिरूप। अब देखिए जो रैखिक प्रतिरूप होता है इस प्रकार के बस्ती मकान जो होते हैं वो कहाँ पर कहाँ के पास, रेल लाइनों के पास, नदियों या घाटियों के पास, मतलब एक रैखिक रूप में। मतलब देखिए इसका तो डायग्राम दिखाई भी दे रहा है। देखिए बेटा ये क्या है एक रेखीय रूप के अंदर। जैसे देखिए यहाँ से ये क्या है, ये एक सड़क है, यहाँ पर ये क्या है ये एक सड़क है, ठीक है दिखाई दे रही वाइट कलर से। तो इसके पास देखिए बेटा ये छोटे छोटे क्या है ये मकान बन गए हैं। इसके पास देखिए ये आपको ब्लू कलर से दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखिए यहाँ पर क्या है ये छोटे छोटे इसके पास ये देखिए जो एरिया है ये इसके पास क्या है ये इस प्रकार से यहाँ पर इस सारे में मकान बन जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे रैखिक प्रतिरूप कहा जाता है। अब जो हमने ऊपर पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग देखिए बेटा, जैसे ये क्या है की आकार की, आयताकार, वृत्ताकार, तो इनको देखिए मैं आपको डायग्राम में समझाती हूँ। ये वाले सारे देखिए आप, ये देखिए बेटा ये आपके बुक में डायग्राम दिया गया है। तो इसके अंदर देखिए बेटा किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला है रैखिक प्रतिरूप। देखिए इसके अंदर जो मकान बन गए हैं ध्यान से देखना। देखिए इधर से ये क्या है एक रेलवे लाइन जा रही है, ठीक है बेटा, ये बीच में से एक नदी बह रही है। अब इस नदी के चारों तरफ देखिए बेटा, अब इस नदी के चारों तरफ क्या है यहाँ पर देखो, अब ये देखिए ये रे मकान, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये मकान बन गए हैं। ये इसके इधर मकान बन गए, मतलब बीच में से क्या है बेटा ये एक एरिया ऐसे बहकर जा रहा है, उसके वो दोनों साइड मकान बन गए हैं, ठीक है। ये था। एक आता है बेटा चौक पट्टी। अब चौक पट्टी में देखिए एक रोड ये ऐसे जा रहा है,
दिखाई दे रहा है बेटा ये, और एक रोड ये ऐसे जा रहा है, देखिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर किस प्रकार से मकान बन गए, देखिए इसमें ये इसके इधर इधर बन गए हैं, ये इसके इधर, इसके ये इधर, इसके इधर, इसके इधर, मतलब ऐसे क्या है, एक चौक पट्टी के रूप में इसमें मकान बन जाते हैं, तो इसे चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड है तारे के आकार का रूप। अब देखिए तारे के आकार में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर एक रोड, जैसे कई रोड जब एक ही जगह आकर मिलते हैं, जैसे देखिए एक रोड ये आ रहा है, ठीक है, एक रोड ये आ रहा है, एक ये आ रहा, एक ये एक ये इधर, और एक ये इधर, मतलब इसमें क्या है, जैसे स्टार होता है बेटा, स्टार की आकृति बन जाती है। अब देखिए इनके चारों तरफ क्या होता है, अब इनके चारों तरफ क्या है, मकान बन जाते हैं। जैसे देखिए इसमें ये इधर बन गए, इसमें इधर, इसमें इधर, इधर, मतलब इसमें किसी में किसी साइड बन गए, किसी में किधर, जिधर जिसको जगह मिली उसने वहाँ बना ली। तो ये क्या है, तारे जैसी आकृति बन जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तारे के आकार का प्रतिरूप कहा जाता है। अब एक नेक्स्ट आता है बेटा टी आकार का। देखिए एक रोड ये जा रहा है, ठीक है, एक रोड इसमें ये आकर मिल गया, ये टी बन गई, एक रोड इधर से आकर मिल गई, ये भी टी बन गया, एक इसके अंदर एक रोड ये मिल गया, मतलब इनको क्या है, टी आकार का आ जाए, जहाँ पे मतलब इनकी आकृति टी जैसी बनती है, तो इसके दोनों तरफ ये मकान बन गए। तो एक आकृति ये होती है जिसे टी आकार का प्रतिरूप कहा जाता है। एक होता है बेटा वृत्ताकार। अब देखिए वृत्ताकार में क्या होता है, वृत्ताकार प्रतिरूप के अंदर देखो बेटा क्या होता है, जो वृत्ताकार प्रतिरूप होता है इसके अंदर देखिए जैसे कोई तालाब है, ठीक है, और ये यहाँ से ये क्या है कि रोड जा रहा है, ठीक, ये देखिए ये एक रोड जा रहा है, इस तालाब के पास से यहाँ से ये एक रोड जा रहा है, ध्यान से देखना बेटा, एक रोड ये आ गया, एक तालाब के पास से एक रोड, मतलब बीच में क्या है, तालाब था, इसके आसपास अब इसके चारों तरफ देखिए मकान बन गए, ये देखिए इधर ये मकान, इधर, इसके इधर, इधर, यहाँ बीच में मंदिर है। तो इस प्रकार से एक ये वृत्ताकार, मतलब एक गोल एरिया के अंदर जहाँ पर क्या है मकानों की स्थापना हो जाती है, उसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहा जाता है। एक होता है बेटा दोहरा प्रतिरूप। दोहरा प्रतिरूप में देखिए क्या होता है, दोहरा प्रतिरूप के अंदर क्या चीज़ बताई गई है, जैसे देखिए एक ये बीच में से रोड आ रहा है, ठीक है, एक ये इधर से आ रहा है, एक ये इधर से आ रहा है, इधर से ये आ रहा है। अब देखिए इसके यहाँ पर दो मकान इधर बन गए, दो इधर, दो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब एक एरिया ये बट गया, एक ये बट गया, एक ये बट गया, तो ये क्या है, दोहरा प्रतिरूप कहलाता है। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ बन जाती हैं वो सारी चीज़ इसके अंदर दिखाई गई हैं। ये इसे जैसे यहाँ पर ये एक नहर है, ये इधर से एक नहर जा रही है, तो नहर के इधर भी मकान है, इधर भी, तो इस प्रकार जो दोहरा प्रतिरूप बन जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका दोहरा प्रतिरूप की आकृति कहलाती है। तो ये सारी आकृतियाँ थी जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू इसमें बताई हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। आगे देखिए आयताकार, जो मैंने आपको अभी बताया था, आयताकार प्रतिरूप में देखिए क्या होता है, ये जो प्रतिरूप होता है वो इनका जो क्षेत्र होता है वो चौड़ी अथवा मतलब समतल क्षेत्रों घाटियों में पाई जाती है। इनकी इसमें जो सड़कें होती हैं वो आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है। आगे देखिए वृत्ताकार। वृत्ताकार जो अभी मैंने आपको बताया, गांव में झीलों के या तालाबों के आसपास के चारों ओर बस्ती बस जाती है, इसे वृत्ताकार कहते हैं। तारे के आकार का भी बताया, तारे के आकार में भी क्या होता है, जैसे ये स्टार टाइप में बन जाता है, ठीक है, और इसमें यहाँ इसके चारों तरफ ये बस्तियाँ बस जाती हैं, वो क्या कहलाती है, तारे के आकार की कहलाती हैं। टी आकार की, वाई आकार की, क्रॉस आकार की, टी आकार की मैंने बताया ना, एक रोड ये जा रहा है, इसमें एक रोड मिल गया, एक इधर मिल गया, एक इसके ऊपर मिल गया, इस प्रकार से जो आकृति बनती है वो सारी क्या कहलाती हैं, टी या वाई आकार की आकृति कहलाती है, जिसका ना अलग अलग प्रकार की जो रोड आकर मिलते हैं उसके वहीं उसी टाइप से ही क्या है उसके अंदर बस्तियाँ आकर मिल जाती हैं। ये वाई आकार का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये वाई आकार का डायग्राम दिखाया गया है बेटा, इसके अंदर वाई आकार में यही बताया गया है। देखिए यहाँ से एक रोड ये जा रहा है, ठीक है, ये वाई की आकृति, एक इधर से आकर मिल गया तो वाई ऐसे ही बनता है ना, ये देखिए वाई की आकृति बन गई, इसे वाई आकृति, मतलब जैसी आकृति बन जाती है उसको वही नाम दे दिया जाता है। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, इनकी आकृति के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। अब देखिए बेटा आगे देखिए, अब दोहरे गांव। दोहरे गांव में क्या बताया गया है, नदी पर या पुल पर या फेरी के दोनों ओर इस प्रकार के गाँव का बस्तियों का निर्माण होता है।
अब नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा जो ग्रामीण बस्तियाँ उनकी क्या समस्याएं होती हैं। तो गांव के अंदर देखिए बेटा एक सबसे पहले तो क्या है, सारी सुविधाएं नहीं होती, जो सुविधाएं शहरों में होती हैं वो गांव के अंदर प्रोवाइड नहीं होती हैं। तो जो विकासशील देश है उसके अंदर तो क्या है, ग्रामीण बस्तियों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर क्या शहर के लोग कम हैं और गांव के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए यही होती है। और इसके अलावा विकासशील देशों क्या है, जो ग्रामीण बस्तियाँ वहाँ पर क्या है, जल की आपूर्ति भी पूरी पर्याप्त नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारी कमी है उनके पास, क्या बिजली की आपूर्ति उन्हें नहीं मिल पाती है, जल नहीं होता है वहाँ पर, क्या अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आती रहती हैं, उनसे निपटने के लिए इनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। और जो कूड़ा कचरा है, मतलब शौचालय है, इन सभी की सुविधाएं भी बहुत ही कम होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या है, ग्रामीण बस्तियों के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। जो ग्रामीण बस्तियाँ उन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में इसके अंदर बताया गया है। आगे देखिए बेटा, इसके अलावा एक जो कच्ची सड़क भी होती है गांव के अंदर, क्या होता है बेटा, कच्ची सड़कें होती हैं। तो कच्ची सड़कों की वजह से क्या है, वहाँ पर साधनों की कमी होती है, साधनों की मुख्य समस्या यहाँ पर रहती है। जब बारिश का समय आता है वहाँ पे क्या है, चारों तरफ कीचड़ हो जाती है, दलदल हो जाता है, तो उन्हें बहुत सारी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उनकी जो स्थिति है वो क्या है, बहुत ही विकट हो जाती है, और ऐसे समय के अंदर उन्हें विकट स्थितियों का बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है उनके लिए, जो मतलब बहुत सारी गंभीर कठिनाइयाँ सामने आ जाती हैं। तो यही के कारण है कि यहाँ पर जो मकान होते हैं वो दूर दूर विकसित होते हैं। तो ये था बेटा ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि ग्रामीण बस्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, उन कितने प्रकार होते हैं, और उनको किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, हम उसके अंदर नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने ग्रामीण बस्तियों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।